MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 15 पहला प्रश्न एक सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है A. हाइपोथेसिस B. इंटेलिजेंस C. ज्ञान D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है C. ज्ञान को सच्चा न्यायोचित विश्वास कहा जाता है। जब हम किसी जानकारी को सत्य मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो उसे न्यायोचित विश्वास कहा जाता है, और यदि वह जानकारी सत्य साबित होती है तो वह ज्ञान बन जाती है। ज्ञान सिर्फ जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सत्य और प्रमाणों पर आधारित एक सत्यापित विश्वास होता है जिसे तर्क और अनुभव से सिद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न 2. मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है A. कल्चरी संवत B. कृत संवत C. शक संवत D. गुप्त संवत। इस प्रश्न का उत्तर है B. मालव संवत को कृत संवत भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन भारतीय कालगणना पद्धति है जो मुख्यतः मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह संवत विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में मान्यता प्राप्त था। मालव संवत की शुरुआत विक्रम संवत से हुई थी और इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में किया जाता है। अगला प्रश्न 3. निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था A. मांडू B. सिरोंज C. धार D. रायसेन। इस प्रश्न का उत्तर है C. धार मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था जो छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। धार का ऐतिहासिक महत्व था और यह समय के साथ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ से सूती कपड़े का व्यापार होता था, विशेष रूप से छींट जो छपे हुए होते थे, और यह दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। धार के वस्त्र उद्योग ने भारतीय कारीगरी और शिल्प का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न 4. निम्न में से कौन सा कथन प्रमेय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है A. खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। B. स्वतंत्रता सेनानी शंकरशाह गढ़ामंडला राज्य के थे। C. रामगढ़ के झूजार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। D. सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर है D. सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में नहीं की गई थी। यह सरकार सागर और नर्मदा क्षेत्र में स्थापित की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय इंदौर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन नहीं हुआ था। जबकि अन्य विकल्पों में खाजा एवं भीमा नायक ने ब्रिटिश विरोधी संघर्ष किया, शंकरशाह ने मंडला में संघर्ष किया और रामगढ़ के देवनाथ सिंह ने भी संघर्ष किया। अगला प्रश्न 5. निम्नलिखित में किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है A. इंदौर B. मंदसौर C. छिंदवाड़ा D. खरगोन। इस प्रश्न का उत्तर है C. गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले में आयोजित होता है। यह मेला हर साल पिपरिया और बिछुआ गांव के बीच स्थित गोटमार नदी के किनारे पर आयोजित किया जाता है। इस मेले में दो गांवों के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, जिसे एक पारंपरिक युद्ध की तरह मनाया जाता है। यह मेला एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का है और यहाँ की लोक संस्कृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न 6. निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है A. हरिशंकर परसाइड हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी B. भवानी प्रसाद गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिमतरंगिनी C. गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना D. केशवदास रसिकप्रिया, कविप्रिया। इस प्रश्न का उत्तर है B. भवानी प्रसाद ने गीत फरोश और सतपुड़ा के घने जंगल जैसी रचनाएं लिखी हैं,
लेकिन हिमतरंगिनी उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। हिमतरंगिनी एक काव्य संग्रह है जिसे सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। वहीं अन्य विकल्पों में सभी युग्म सही हैं। हरिशंकर परसाई ने हंसते हैं रोते हैं और रानी नागफनी की कहानी जैसी रचनाओं को लिखा और गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा है और काठ का सपना शामिल हैं। अगला प्रश्न 7 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। ए. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बी. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। सी. पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। डी. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके कल्याण के लिए काम करता है। इसके तहत यह आयोग केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अनुसूचित जातियों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। इस आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न 8 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? ए. केवल केंद्रीय सूचना आयोग। बी. केवल राज्य सूचना आयोग। सी. केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। डी. उच्च न्यायालय या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। इस प्रश्न का उत्तर है सी. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जुर्माना लगा सकते हैं। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना देने में विफल रहता है या सूचना का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को समय पर सूचना प्रदान नहीं की जाती। यदि सूचना अधिकारी ने जानबूझकर या अव्यावसायिक तरीके से सूचना न दी हो तो जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न 9 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ए. भारत के मुख्य न्यायाधीश को। बी. प्रधानमंत्री को। सी. उपराष्ट्रपति को। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपना लेखा प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, न कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया यह प्रतिवेदन संसद में चर्चा के लिए भेजा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य सरकारी खजाने की स्थिति की जांच करना और वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाना है ताकि सरकारी खर्चे और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न 10 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ए. राज्यपाल द्वारा। बी. मुख्यमंत्री द्वारा। सी. राष्ट्रपति द्वारा। डी. अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर है ए. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना और सेवा परीक्षा आयोजित करना होता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए ये सदस्य अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से निभाते हैं और उनका कार्य आयोग द्वारा अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करना होता है।